गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी किस प्रकार से है, ज्वालामुखी की क्या परिभाषा है, यह अपन बात करेंगे। जो ज्वालामुखी है उसके कारण क्या हलचलें होती हैं, या ज्वालामुखी जो कितने प्रकार का होता है, यानी उनके जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ज्वालामुखी की प्रक्रिया, या ज्वालामुखी किस प्रकार होता है, ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी। इसको इंग्लिश में वोल्केनोस कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी वह छिद्र होता है जिससे राख, लावा, गैस, जलवाष्प का उद्गार होता है। यानी जहां कहीं भी पृथ्वी के जो धरातल है उसके नीचे जो आंतरिक बल होता है, आंतरिक बल के कारण, अंतर्जात बल के कारण, यानी कहीं भी जो पृथ्वी का जो अपन कह सकते हैं जो कमजोर भाग होता है, पृथ्वी के नीचे जो ताप है, अधिक दाब है, या जो अन्य रासायनिक प्रक्रिया या अन्य जो गैसीय प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उनसे सहवनीय तरंगों के द्वारा जो ऊर्जा है वो बाहर आने का प्रयास करती है। इतनी ज़्यादा जो तापमान है, उतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो किसी न किसी तरीके से बाहर आने का प्रयास करता है, इतने ज़्यादा। तो वो जहाँ कहीं से भी बाहर आएगा पृथ्वी के धरातल से, तो वहाँ जैसे पृथ्वी का धरातल कहीं से फट जाएगा, कहीं दरार आ जाएगी, और वहाँ से जो ज्वालामुखी लावा है वो बाहर निकलने लगता है। और ज्वालामुखी लावा के बाहर निकल से उनमें जो राख वगैरह, जैसे धुआं वगैरह होता है, राख होती है, या ज्वालामुखी के साथ कई सारी जो गैसें होती हैं, यानी गुब्बारा, एक हवा का गुब्बारा। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि जो ज्वालामुखी इस प्रकार से जब निकलेगा तो ज्वालामुखी इस प्रकार से एक गुब्बारे के रूप में इस प्रकार ऊपर फैल जाएगा ज्वालामुखी। यहाँ से ज्वालामुखी फटेगा पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भाग से, और जो लावा होता है जब बाहर आता है तो वो जम जाता है और अंदर रहता है। तब पृथ्वी के धरातल के अंदर उस लावे को अपन मेग्मा कहते हैं, और पृथ्वी के धरातल के बाहर उसको अपन लावा कहते हैं। जो पदार्थ होता है तरल, अर्ध तरल अवस्था में। इसका संबंध अपन कह सकते हैं कि जो दुर्बलता मंडल होता है सीमा परत में, जो अपन ने सियाल सीमा नीफे परत पढ़ी, वहाँ जो सीमा परत का जो क्षेत्र, जो विस्तार है, उसमें 100 से लेकर 200 किलोमीटर के मध्य जो एक भाग पाया जाता है अर्ध तरल अवस्था में, जिसको अपन ने कहा था दुर्बलता मंडल। वो एक मुलायम अर्ध तरल अवस्था का भाग है दुर्बलता मंडल। वहाँ पर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ से जो लावा है ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है, और ज्वालामुखी के रूप में गैस है, राख है, धुआं है, जल वाष्प। यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला सबसे ज़्यादा जो पदार्थ होता है ना वो जल वाष्प है। ज्वालामुखी से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन होता है, यानी जो कुछ अंदर पृथ्वी के अंदर है, जो तत्व बाहर आएंगे तो अपन को पता चलेगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस चट्टान से बना है, या किस प्रकार से जो खनिजों से बना है। या ज्वालामुखी के साथ में कुछ ऐसे बहुमूल्य खनिज भी निकलते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होगा, धरती के अंदर के जो पदार्थ होंगे वो बाहर की ओर आ जाएंगे इस प्रकार। और ज्वालामुखी कुछ हिसाब से लाभदायक है और कुछ हिसाब से हानिकारक है। यानी जो गैसें होती है, जहरीली गैसें वगैरह होती है, धुआं ही धुआं हो जाता है ज्वालामुखी के फटने से। कई दिनों तक जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो प्रदूषित रहता है, वायु प्रदूषण रहता है। ज्वालामुखी फटने से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, एकदम जोर से आवाज़ आती है। तो ये जो घटनाएं होती है ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी के फटने के कारण होते हैं। और ज्वालामुखी के प्रभाव से जो धुआं है, गैसें, वहाँ का पूरा वायुमंडल एकदम काला, घना, अंधेरा टाइप हो जाता है, और कई दिनों तक उसके जो गैसें हैं वो ज्वालामुखी निकलता रहता है, गैसें, लावा वगैरह। तो वहाँ पर कई दिनों तक वो प्रभाव देखा जा सकता है। ज्वालामुखी एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। ज्वालामुखी जब फटेगा तो एक त्वरित प्रक्रिया, यानी कम समय में होने वाली एक घटना है, जिसके कारण, और इसका संबंध है जो भू संचलन होता है ना पृथ्वी का, उससे संबंधित है। भू संचलन से जो प्लेटें इधर उधर होती है, या जो सहवानी तरंगें होती है दुर्बलता मंडल में, उनके कारण ये क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जैसे ज्वालामुखी वह छिद्र होता है जिससे राख, धुआं, जलवाष्प, लावा ये निकलता है, इसका उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मेग्मा व गैस, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मेग्मा और गैस होते हैं ना, उनके उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे या ऊपर, जो भूपटल के नीचे या चाहे ऊपर, दोनों तरफ जो लावा या जो मेग्मा होता है, उनके उत्पन्न होने से भूपटल के नीचे या ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल व ठोस होने की समस्त प्रक्रियाएं शामिल है।
जो पृथ्वी के धरातल के नीचे रहता है जो तरल मेग्मा, वो तो एकदम तरल होता है। जब वो पृथ्वी के बाहर आएगा तो यहाँ के बाहर के वातावरण में धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ आकर वो शीतल ठंडा और एकदम ठोस हो जाता है। तो जो समस्त प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया एक आंतरिक व आकस्मिक घटना है, यानी आंतरिक बल के कारण और एक आकस्मिक यानी अचानक से ज्वालामुखी फटता है। अब ज्वालामुखी अपन को कह के नहीं फटेगा कि कल फटूंगा फट से फटूंगा, तो ज्वालामुखी एक आकस्मिक यानी अचानक होने वाली एक घटना है। और ये प्लेट या पृथ्वी की सतह के त्वरित परिवर्तन होने से, जो प्लेटें होती है ना, मुख्य रूप से अपन कहते हैं ना, जो यूरेशियन प्लेट, अपशियन, जो प्रशांत प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अटलांटिक प्लेट, ये प्लेटें इधर उधर संचलन करती है, परिवर्तित होती रहती है। उनमें गति होने के कारण जो प्लेटें आपस में टकराती है, कहीं पर दूर जाती है, तो वहाँ इन सब प्रक्रियाओं के कारण जो संचलन होता है पृथ्वी में, उनके कारण त्वरित परिवर्तन होने में सर्वाधिक समर्थ है। ज्वालामुखी सबसे समर्थ है उन परिवर्तन के कारण, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध भू संचलन से होता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से अगर ज्वालामुखी का संबंध है वो भू संचलन, पृथ्वी के जो चट्टानें होती है उन उस भाग से होता है। यह एक आकस्मिक व अल्पकालिक सक्रिय एक बल होता है। यानी एक तो ये आकस्मिक होने वाली घटना है और ये एक अल्पकालिक यानी कम समय में जल्दी होने वाली घटना है। यानी ज्वालामुखी जो कम समय में और जल्दी होने वाली घटना है, आकस्मिक। और ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा से कुछ स्थलाकृतियाँ बन जाती है, जैसे कहीं पर्वत बन गए, कहीं पठार बन गए, कहीं मैदानों का निर्माण हो गया, जैसे अपन दक्कन का लावा पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ये सब जो लावा से या किसी अन्य चट्टानों से निर्मित हैं। जैसे अपन कहेंगे किसी नदी का निर्माण हो, किसी झील का निर्माण हो, किसी पठार का निर्माण हो गया ज्वालामुखी से, जैसे कोल्डेरा झील है, क्रेटर झील होती है, ये इस प्रकार से। फिर अपन बात करते हैं ज्वालामुखी से लगभग 60 से 70% के भाग में ये जल वाष्प होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा निकलती है। किस गैसों के रूप में ये जल वाष्प होते हैं, ये सबसे ज्यादा निकलती है। और जब ये गैसें वायुमंडल में जब ये फैल जाती है, ज्वालामुखी के गर्म गैसें, जब ये ठंडी होगी, ये जब गर्म गैसें होती है, जो आर्द्रता होती है, ये जब ठंडी होगी जल वाष्प, जब जल वाष्प ये ठंडी होगी वायुमंडल में, तो इससे क्या होगा, मूसलाधार बारिश होगी। क्या होगी, मूसलाधार बारिश। बारिश किससे होती है, जो वायुमंडल में फैली हुई जल वाष्प होती है, जब वो एक प्रक्रिया के बाद में जब संघनित होकर वो पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी धरातल पर जब जल के रूप में, बूंदों के रूप में गिरती है, तो वही तो आपकी वर्षा है। तो ये जल वाष्प फैल जाता है जब ज्वालामुखी फटता है, तो जब वो जल वाष्प वापस ठंडा होगा और एक निश्चित क्रिया के बाद में, निश्चित समय के बाद में बारिश करता है और मूसलाधार बारिश करता है। अब अपन बात करते हैं कुछ, जैसे ज्वालामुखी फटेगा तो कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे बता देते हैं। ज्वालामुखी यहाँ पे जैसे देखो, ये ज्वालामुखी नली, जहाँ से ज्वालामुखी इधर निकल रहा है, ये ज्वालामुखी जहाँ से धुआं वगैरह निकल रहा है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी नली या ज्वालामुखी पाइप। फिर जो ये आपका ये पर्वत टाइप का बन गया, ये जो स्थलाकृति बन गई, इसको अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु। इस प्रकार से ये ज्वालामुखी शंकु। और जहाँ से ये ज्वालामुखी निकल रहा है, इस छेद से, इस छिद्र से, इस छिद्र को कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। फिर अपन बात करते हैं, जो यहाँ पर ये छिद्र है, यहाँ पर कुछ समय के बाद में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक गड्ढा सा झील टाइप बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक ये गड्ढा सा बन जाता है। इसको अपन कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। जब इस झील के अंदर पानी बढ़ जाता हो, वर्षा का पानी बढ़ जाता हो, तो इस झील को अपन क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। जब ये क्रेटर झील कहीं अधिक और विस्फोट हो गया, कहीं बड़ी हो गई, यानी इस क्रेटर झील का जब निर्माण, जब और ज्यादा विस्फोट हुआ या पुनः विस्फोट हुआ ज्वालामुखी में, तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो इसी बड़े आकार को अपन कहते हैं कोल्डेरा। जब इस कोल्डेरा के अंदर पानी यानी वर्षा का पानी आ जाता है, तो इसे कहते हैं कोल्डेरा झील। तो जो वो क्रेटर है, क्रेटर का ही विस्तृत रूप या बड़ा रूप क्या होता है, आपके कोल्डेरा। अब अपन बात करते हैं, जब ये ज्वालामुखी फटेगा, तो इस ज्वालामुखी के फटने से लावा निकलता है। जब लावा, अगर लावे के अंदर जब गाढ़ा अधिक होगा, जब लावा एकदम लिपलिपा और गाढ़ा अधिक होगा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अम्लीय प्रकृति का लावा कहते हैं, जो गाढ़ा होगा। और अम्लीय प्रकृति का जो रंग होता है वो हमेशा पीला रंग होता है। जो अम्लीय प्रकृति का जो लावा होगा उसका रंग कैसा होगा, पीला। और जब लावा अगर
यानी थोड़ा तरल ज़्यादा हो, पतला हो, यानी उसमें कुछ गाढ़ापन की मात्रा कमी हो, अभाव हो, और थोड़ा पतला लावा हो, तो उसे अपन कहते हैं सारीय प्रकृति का लावा। किस प्रकार का? सारीय। और सारीय प्रकृति होती है, उसका रंग होता है गहरा काला। किस प्रकार से? गहरा काला। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने पढ़े प्रमुख अंग ज्वालामुखी के। अब अपन बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। यानी ज्वालामुखी मुख्य रूप से दो प्रकार से अपन इसको विभाजित करते हैं। एक तो ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर, एक ज्वालामुखी की अवधि के आधार पर। यानी ज्वालामुखी को समय के आधार पर कितने भागों में बांटा? एक उद्गार, यानी जब उत्पन्न होता है तो ज्वालामुखी कितने प्रकार से, तो उद्गार के आधार पर अपन ज्वालामुखी को मुख्य रूप से दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो केंद्रीय उद्गार होता है और एक दरारी उद्गार। यानी एक तो बड़ा थोड़ा गड्ढा होगा और एक बिल्कुल दरार से ज्वालामुखी लावा निकलेगा, तो केंद्रीय उद्गार और एक दरारी उद्गार, ये दो होता है। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का जो दूसरा प्रकार है, उद्गार की अवधि के आधार पर, यानी समय के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर, कब कब उसमें उद्गार होगा, कब कब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, उसके आधार पर अपन मुख्य रूप से ज्वालामुखी को पढ़ते तीन प्रकार से: जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। और उनके मैं उदाहरण बता देता हूं। जैसे देखो, यहां मैंने लिखा जागृत ज्वालामुखी, इसको अपन सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वल्केनो कहते हैं। जैसे कोई भी ज्वालामुखी है जो एक बार फट गया और उसमें पुनः बार बार उद्गार होता रहता है या लगातार उद्गार होता रहता है, इस प्रकार के अपन ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? जो सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के जो विश्व में दो तीन उदाहरण है, जैसे मैं नाम बता देता। इटली का एक एटना ज्वालामुखी है। क्या है नाम है? एटना। और एक इटली का नाम है आपके स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इटली के जो एक लिपारी द्वीप है, लिपारी द्वीप पर भूमध्य सागर का लिपारी द्वीप है, वहां पर एक स्ट्रोम्बोली भी नाम का एक ज्वालामुखी है इटली में ही। वो उस वहां से जो इतनी तेज जो लावा निकलता है या जो आग टाइप निकलती है लाल लाल, उसके स्तंभ से कहीं चारों ओर क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। ऐसे इन लाइट जैसा लगता है माहौल, जैसे आग जलती है तो लाइट हो जाती है, प्रकाश अपन को दिखने लग जाता है। तो वैसे जब वो ज्वालामुखी लावा बाहर निकलता है तो आग सा रहता है, तो वहां पर जो प्रकाश होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसको? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। एक ज्वालामुखी नाम आता है आपके और फिलीपींस में है, पिनाटुबो। क्या नाम है? पिनाटुबो। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय या अपन जागृत कह सकते। अब अपन दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं अवधि के आधार पर, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी, जो कभी कभी बार फटता। जैसे ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात कुछ समय शांत रहता है और कुछ समय के बाद में वापस उसमें उद्गार होने लग जाता है, वापस ज्वालामुखी फूट जाता है। यानी बार बार ज्वालामुखी फूटने की प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे उदाहरण अपन बात करें, एक हो गए आपके विसुवियस ज्वालामुखी है इटली का। एक क्राकोतोवा ज्वालामुखी है, सुंडा जल संधि है जो सुमात्रा और जावा द्वीपों के मध्य वहां पर, यानी सुंडा जल संधि में क्राकोतोवा ज्वालामुखी। और एक अपन बात करते हैं फ्यूजियामा ज्वालामुखी। फ्यूजियामा आपके कहां पर है? जापान में। तो ये जो प्रसुप्त ज्वालामुखी के मैंने आपको तीन उदाहरण बताए। फिर अपन एक बात करते हैं, एक और ज्वालामुखी है शांत या मृत ज्वालामुखी। यानी ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट होने के बाद में कई वर्ष हो गए वापस उद्गार ही नहीं हुआ, उसमें एकदम मृत सा पड़ा है, शांत है, जहां उद्गार होने की संभावना नहीं है लगभग, तो उसे अपन क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इसमें हो गया आपके ईरान का, एक हो गया कोह सुल्तान ज्वालामुखी और एक है देवबंद ज्वालामुखी, देवबंद ज्वालामुखी। और एक ज्वालामुखी का नाम आता है आपके होगा म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। क्या नाम है? म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। और एक ज्वालामुखी का नाम आता है आपके अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी। ये सभी ज्वालामुखी क्या है? मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। किसके? मृत, यानी शांत ज्वालामुखी के। तो आज हमने पढ़ा ज्वालामुखी का अर्थ, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, या ज्वालामुखी से अधिक कौन सा पदार्थ निकलता है, और ज्वालामुखी को अपन किस प्रकार से विभाजित करते हैं। और उनमें अपन ने पढ़ा था अवधि के आधार पर जो ज्वालामुखी तीन प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत, फिर अपन ने पढ़ा था सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा अपन ने पढ़ा था मृत या शांत ज्वालामुखी। थैंक यू।